नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं हिंदी का दूसरा पाठ निराला बाई। इस पाठ के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। किसी अन्याय के प्रतिकार यानी विरोध के लिए उनका हाथ लेखनी से पहले उठ सकता है। विद्यार्थी मित्रों, यदि निराला जी के ऊपर कोई अन्याय अत्याचार कर रहा तो लेखनी के पहले ही उनका हाथ उठने के लिए हमेशा तैयार रहता था। लेखनी हाथ से अधिक कठोर प्रहार कर सकती है, पर उनकी आंखों से स्वच्छता किसी मलिन द्वेष में तरंगायित नहीं होती। ओंठों में खींची हुई सी रेखाओं से नीचे की छाप है, पर उनमें क्रूरता की भंगिमा और घृणा की सिकड़ू नहीं मिल सकती। क्रूरता और कायरता में वैसा ही संबंध है जैसा वृक्ष के जड़ में अव्यक्त रस और उसके फल में व्यक्त संवाद में। निराला जी किसी भयभीत नहीं, अतः किसी के प्रति क्रूर होने के लिए संभव नहीं। यानी विद्यार्थी मित्रों, निराला जी किसी को डरते नहीं थे, लेकिन किसी के प्रति वह गुस्सा भी कम ही किया करते थे। उनके तीखे व्यंग्य की विद्युत रेखा के पीछे सद्भाव के जल से भरा बादल रहता है। निराला जी विचार से क्रांतदर्शी, यानी निराला जी जो विचारते थे वो क्रांतदर्शी यानी आगे की सोच रखने वाले, और आचरण यानी व्यवहार से क्रांतिकारी यानी बहुत बड़ा बदल करने वाले। वे उस झंझा यानी तूफान के समान है जो हल्की वस्तुओं के साथ भारी वस्तुओं से भी उड़ा ले जाती है। विद्यार्थी मित्र, जब तूफान आता है वह तूफान हल्की वस्तुओं के साथ में भी भारी वस्तुओं को अपने साथ उड़ाकर लेकर जाता है। उस मंद समीर, मंद यानी धीमी, समीर यानी हवा, उस मंद समीर जैसी नहीं जो सुगंध न मिले तो दुर्गंध का भार भी ढोता फिरता है। जिसे वह उपयोगी नहीं मानते उसके प्रति उनका किंचित मात्र भी मोह नहीं है। विद्यार्थी मित्रों, निराला जी जिसे अपने उपयोगी नहीं मानते उसके बारे में वे थोड़ा भी मोह नहीं करते, चाहे तोड़ने योग्य वस्तुओं के साथ रक्षा के योग्य वस्तुएं भी नष्ट हो जाए। उनका विरोध द्वेष मूलक नहीं, पर चोट कठिन होती है। इसके अतिरिक्त उनका संकल्प यानी दृढ़ निश्चय और कार्य के बीच में ऐसी प्रत्यक्ष कड़ियाँ नहीं रहती जो संकल्प के औचित्य यानी उचित होने की अवस्था और कर्म के सौंदर्य की व्याख्या कर सके। उन्हें समझने के लिए जिस मात्रा में बौद्धिकता चाहिए, यानी महादेव वर्मा जी कहते हैं कि निराला जी को समझने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है, उसी मात्रा में हृदय की संवेदनशीलता अपेक्षित है। और अपने हृदय में संवेदनशीलता यानी सहानुभूति होना जरूरी है। वही व्यक्ति निराला जी को समझ सकता है। ऐसा संतुलन सुलभ होने के कारण उन्हें पूर्णता में समझने वाले विरल ही मिलते हैं। इस वजह से निराला जी को समझने के लिए बहुत कम लोग मिलते हैं। ऐसे दो व्यक्ति जब सब जगह मिल सकते हैं, जिनमें एक उनकी नम्र उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकते और दूसरा उनके उद्दत यानी अक्खड़ स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यवहार की निंदा करते नहीं हारता। जो अपनी चोट के पार नहीं देख पाते वे उनके निकट पहुंच नहीं सकते। उनके विद्रोह की असफलता प्रमाणित करने के लिए उनके चरित्र की उजली रेखाओं पर काली तूली फेरकर प्रतिशोध लेते रहते हैं। निराला जी के संबंध में फैली हुई भ्रांत किंवदंती यानी अफवाह इसी निम्न वृत्ति से संबंधित रखती है। मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है। प्राय सभी युगों से मनुष्य ने अपने श्रेष्ठता पर समझ में आने वाले व्यक्ति को छांटकर, कभी उसे विष देकर, कभी सूली पर चढ़ाकर, कभी गोली का लक्ष्य बनाकर अपनी बर्बर मूर्खता के इतिहास के नए पृष्ठ जुड़े। यानी विद्यार्थी मित्रों, यह संसार के लोगों ने जिसे समझा नहीं, उस व्यक्ति को अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। प्रकृति और चेतना न जाने कितने निष्फल प्रयोगों के उपरांत ऐसे मनुष्य का सृजन कर पाती है जो अपने सृष्टाओं से श्रेष्ठ हो, पर उसके सजाती ऐसे अद्भुत
सृजन को नष्ट करने के लिए इससे बड़ा कारण खोजने की भी आवश्यकता नहीं समझते कि वह उनकी समझ के परे है अथवा उसका सत्य इनकी भ्रांतियों में मेल नहीं खाता। निराला जी अपने युग के विशिष्ट प्रतिभा है, अतः उन्हें अपने युग की अभिशाप झेलने पड़े तो आश्चर्य नहीं। उनके जीवन में चारों ओर परिवार की वह लोहसार घेरा है जो व्यक्तिगत विशेषताओं पर चोट भी करता है और बाहरी की चोटों के लिए ढाल भी बन जाता है। उनके निकट माता, बहन, भाई आदि के कोंपल उनके लिए पत्नी वियोग से पतझड़ बन गए। विद्यार्थी मित्रों, निराला जी को अपने जीवन में पत्नी का वियोग यानी जुदाई का दुख भी सहन करना पड़ा। आर्थिक कारणों से उन्हें अपनी मातृहीन संतान के प्रति कर्तव्य निर्वाह की सुविधा भी नहीं दी। विद्यार्थी मित्रों, निराला जी की जो पुत्री थी सरोज, उन्हें वह अच्छी शिक्षा भी न दे सके क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे, उनके पास उतना धन नहीं था। पुत्री के अंतिम क्षणों में वे निरुपाय दर्शक रहे और पुत्री को उचित शिक्षा से वंचित रखने के कारण उसकी उपेक्षा के पात्र बने। विद्यार्थी मित्रों, निराला जी अपने पुत्री सरोज को उचित शिक्षा न दे सके, इस वजह से निराला जी उपेक्षा यानी अवहेलना, तिरस्कार के पात्र भी बने। अपनी प्रतिकूल परिस्थिति से उन्होंने कभी ऐसी हार नहीं मानी जिसे सह्य बनाने के लिए हम समझौता करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, निराला जी ने अपने जीवन में किसी तरह समझौता नहीं किया। स्वभाव से उन्हें निश्चल वीरता मिली है जो अपने बचाव से प्रयत्न को भी कायरता की संज्ञा देती है। उनकी राजनीतिक कुशलता नहीं, वह तो साहित्य की एकनिष्ठता का पर्याय है। एकनिष्ठता यानी एक ही पर श्रद्धा या विश्वास रखने वाले। विद्यार्थी मित्रों, निराला जी कभी पैसे के पीछे नहीं दौड़े, भिक्षा मांगकर जीवन यापन किया, लेकिन आजीवन उन्होंने साहित्य का सृजन किया। छल के व्यूह में छिपकर लक्ष्य तक पहुंचने को साहित्य लक्ष्य प्राप्ति नहीं माना जाता। अपने पद के सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बाधाओं को चुनौती देता हुआ, सभी आघातों को हृदय पर झेलता हुआ लक्ष्य तक पहुंचता है, उसी को यह श्रेष्ठ साहित्यकार कह सकते हैं। निराला जी ऐसे ही विद्रोह साहित्यकार है जिन अनुभवों के दंशन का भी साधारण मनुष्य की आत्मा को मूर्छित यानी बेहोश करके उसके सारे जीवन विक्षात बना देता है। उसी से उन्होंने सतत जागरूकता और मानवता का अमृत प्राप्त किया है। उनके जीवन पर संघर्ष के जो आघात है वे उनकी हार के नहीं, शक्ति के प्रमाण मात्र है। उनकी कठोर श्रम, गंभीर दर्शन और सजग कला की त्रिवेणी अछोर मरु से सूखती है, न अकुल समुद्र में अस्तित्व खोती है। जीवन की दृष्टि से निराला जी किसी दुर्लभ सीप में ढले हुए सुडोल मोती नहीं है जिसे अपने महार्गता का साथ देने के लिए स्वर्ण और सौंदर्य की प्रतिष्ठा के लिए अलंकार का रूप चाहिए। वे तो अनगढ़त पारस के भारी शिलाखंड है। विद्यार्थी मित्रों, जो एक पारस होता है वो लोहे को पत्थर बनाता है, वैसे ही गुण निराला जी के थे। कठोर साधना करने के उपरांत उन्होंने साहित्य का सृजन किया। वह जहाँ है वहाँ उसका स्पर्श सुलभ है। यदि स्पर्श करने वाले में मानवता के लोह परमाणु है तो किसी और से भी स्पर्श करने पर वह स्वर्ण बन जाए। पारस की अमूल्यता दूसरों को मूल्य बढ़ाने में है, उसके मूल्य में न कोई कुछ जोड़ सकता है न घटा सकता है। आज हम दम यानी घमंड और स्पर्धा, अज्ञान और भ्रांति यानी संदेह की ऐसी कुहेलिका यानी कोहरा में चल रहे जिसमें स्वयं को पहचानना तक कठिन है। सहयात्रियों को यथार्थता में जानने का प्रश्न ही नहीं उठता, पर आने वाले युग इस कलाकार का एकांकी यात्रा का मूल्य आंक सकना यानी अंदाजा करेंगे, जिसमें अपने पैरों की चाप तक आंधी में खो जाती है। निराला जी के साहित्य की शास्त्रीय विवेचना तो आगामी युग के लिए सुकर रहेगी, पर उस विवेचना के लिए जीवन की पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती, उसे तो उनके समकालीन नहीं दे सकते। साहित्य के नवीन युगपथ पर निराला जी का अंग